Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, गवर्नमेंट कॉलेज बैरोड। विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत एक नए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझेंगे और उस कॉन्स्टिट्यूशन का नाम है स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, स्विट्जरलैंड का संविधान। स्विट्जरलैंड के संविधान को समझने से पूर्व के वीडियोस में भी हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को समझा। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जापानी कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अंतर्गत हमें एक बात देखने को मिली कि प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय उस समय के एनवायरनमेंट, उस समय की परिस्थितियाँ और उस समय का जो उनका डेवलपमेंट होता है, उसी के आधार पे कॉन्स्टिट्यूशन का विकास होता है। स्विट्जरलैंड की अगर हम बात करें तो इसके जनरल बैकग्राउंड के बारे में अगर हम थोड़ा सा समझें कि जनरल बैकग्राउंड ऑफ द स्विस पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत हमने देखा कि स्विट्जरलैंड यूरोप के मध्य भाग में स्थित एक छोटा राज्य है, जिसका अपने आकार एवं जनसंख्या के कारण भले ही विश्व अथवा यूरोप तक की शक्तियों में वह नगण्य स्थान है, किंतु अपने गणतंत्रीय एवं लोकतंत्रीय राज व्यवस्था के कारण स्विस संविधान को संपूर्ण विश्व के प्रमुख अथवा विशिष्ट संविधानों में अवश्य ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अतः स्विस संविधान के विस्तृत अध्ययन से पूर्व उस सामान्य पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करना न केवल रुचिकर है अपितु लाभपूर्ण भी है, जिसमें स्विस राज व्यवस्थाएं कार्य करती है और उनके संविधान का निर्माण एवं विकास हुआ। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले 1291 का राज्यमंडल या स्थायी मैट्रिसन के बारे में बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट और स्विट्जरलैंड के अंतर्गत हमने देखा कि वर्तमान स्विट्जरलैंड के निर्माण की प्रक्रिया और स्विट्जरलैंड के संवैधानिक विकास का प्रारंभ 1291 से समझा जा सकता है, जबकि उरी स्वेज द्वारा आत्मरक्षा हेतु एक लीग की स्थापना की गई थी। इसके पूर्व स्विट्जरलैंड के क्षेत्र में अलग अलग कैंटन थे और उनके बीच कोई समन्वयकारी या एकीकृत सत्ता नहीं थी। इससे पूर्व ये कैंटन ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग शासकों के अधीन थे, लेकिन 1291 में 3 कैंटनों ने हैब्सबर्ग शासन से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए एक राज्यमंडल की स्थापना की। तत्पश्चात हम देखेंगे राज्यमंडल की दुर्बलताएं। ये जो राज्यमंडल बना, उनके क्या क्या वीकनेसेस थे, उसके बारे में हम देखेंगे कि यद्यपि ये राज्यमंडल बाहरी आक्रमणों के विरुद्ध अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सफल रहा था, लेकिन राज्यमंडल निश्चित रूप से बहुत अधिक दुर्बल था। राज्यमंडल में अपनी कोई स्थायी केंद्रीय सरकार नहीं थी। इनकी एकमात्र संस्था डाइट थी, जिसके समय समय पर सम्मेलन होते रहते थे और उनमें राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर विचार होता था, परंतु जो कैंटन बहुमत निर्णय से असहमत हो, उन पर ये निर्णय लागू नहीं होते थे। अतः प्रतिनिधि अपने कैंटनों द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार ही कार्य करते थे। न कोई संघीय कार्यपालिका थी, न कोई संघीय सेना थी, न कोई राष्ट्रीय नागरिकता थी। इसके अतिरिक्त विभिन्न कैंटनों की शासन प्रणालियों में प्रचुर विभिन्नताएं भी पाई गई थी। इस संबंध में ब्रुक्स का कहना है कि इस समय स्विट्जरलैंड का केंद्रीय शासन राज्यमंडल के अधीन आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन के अंतर्गत संचालित संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय शासन से भी अधिक शक्तिहीन था। तत्पश्चात हम इसके कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बैकग्राउंड के बारे में देखते हैं, तो इसमें लगता है हेवेटिक गणराज्य की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेवेटिक रिपब्लिक, जिसकी स्थापना 1798 से 1815 तक रही। इस स्थिति में क्रांतिकारी फ्रांसीसी सेनाओं ने स्विट्जरलैंड पर आक्रमण कर राज्यमंडल की निर्भरता को नितांत स्पष्ट कर दिया और विजय के पश्चात फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने
पुराने राज्यमंडल के स्थान पर नवीन गणतंत्र की स्थापना की और इसे हेल्वेटिक गणराज्य का नाम दिया। यह नवीन गणराज्य वास्तव में फ्रांस का एक संरक्षित राज्य था और पेरिस में एक नवीन संविधान बनकर इसको इम्पोज कर दिया गया था। इस नवीन संविधान और उसके अंतर्गत स्थापित की गई इस व्यवस्था में सबसे प्रमुख लक्षण इसकी एकात्मकता थी, केंद्रीय सत्ता और सुदृढ़ नौकरशाही थी। यह नवीन व्यवस्था स्विट्जरलैंड की मूल स्थानीयता की प्रवृत्ति में इतनी अधिक विरुद्ध थी कि इसका विरोध होना स्वाभाविक था। अतः शीघ्र ही लगभग समस्त स्विट्जरलैंड में इस व्यवस्था के विरुद्ध अशांति और विद्रोह फैल गया। तत्पश्चात हम इसके अंतर्गत देखेंगे वियना कांग्रेस और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। 1815 से 1848 के इस टाइम पीरियड में 1813 में नेपोलियन की पराजय के पश्चात यूरोप के संयुक्त राज्य में 1814 में स्विस डाइट को एक नया संविधान बनाने के लिए विवश किया और इस नवीन व्यवस्था को पैक्ट ऑफ पेरिस कहा जाने लगा और 1815 की वियना कांग्रेस ने इस नवनिर्मित संविधान को स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात स्ट्रगल एंड कॉन्क्विस्ट सेंट्रलाइज्ड फोर्सेस अर्थात संघर्ष और केंद्रवादी शक्तियों की विजय। इसके अंतर्गत हमने देखा कि 1815 में नवीन व्यवस्था लागू किए जाने के बाद से ही कैंटनों के मध्य संवैधानिक और धार्मिक मतभेद और उनके परिणाम स्वरूप संघर्ष प्रारंभ हो गया और इस संघर्ष के में दो पक्षों को देखा गया। एक पक्ष सुधारवादी प्रोटेस्टेंट और दूसरा पक्ष प्रतिक्रियावादी कैथोलिक कैंटनों का सुधारवादी पक्ष, जिसे हम रेडिकल्स का नाम देते हैं, और ये अधिक एकात्मकता और केंद्रीकरण का समर्थक था। लेकिन प्रतिक्रियावादी पक्ष में, जिसे फेडरलिस्ट का नाम दिया गया, और कैंटनों के लिए अधिकाधिक स्वायत्तता चाहता था। अतः सन 1848 का संविधान जो बना, 1848 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, वह युद्ध की समाप्ति पर संघीय डाइट ने यह अनुभव किया कि केंद्रीय सरकार पर्याप्त शक्तिशाली होनी चाहिए जिससे वह भारी आक्रमणों का सामना तथा आंतरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य सफलतापूर्वक कर सके। अतः तदनुसार शासन प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए फरवरी में 1848 में 14 सदस्यों के एक आयोग की नियुक्ति की गई। तत्पश्चात सन 1874 का पूर्ण संवैधानिक संशोधन इसके अंतर्गत हुआ और इसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि इस व्यवस्था के अंतर्गत 57 संशोधन किए जा चुके हैं, लेकिन इसमें पूर्ण संशोधन 1874 में किया गया और इसी का सर्वाधिक महत्व है। सन 1874 के इस पूर्ण संशोधन के आधार पर 4 दिशाओं में परिवर्तन किए गए। नंबर 1, शासन शक्ति के अधिकार का केंद्रीकरण किया गया। नंबर 2, प्रत्यक्ष प्रजातंत्रवाद की दिशा में प्रगति हुई। थर्डली, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में अधिकाधिक राजकीय हस्तक्षेप हुआ। और फोर्थली, धार्मिक महंतों की शक्ति पर प्रहार और समाप्ति हुई। तत्पश्चात 1874 के उपरांत जो संवैधानिक विकास हुआ उसके अंतर्गत भी संविधान में अनेक संशोधन हो चुके थे और संशोधन के परिणाम स्वरूप संघीय सरकार की शक्तियों का और केंद्रीकरण हुआ और इन संशोधनों ने जीवन के आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में शासन को और अधिक उत्तरदायित्व इसके अंतर्गत सौंपे गए और 1998 में निर्मित और 1919 में लागू किया गया ये संविधान जो था स्विट्जरलैंड का, उसके अंतर्गत समस्त शासन व्यवस्था का संचालन 1848 में निर्मित और 1874 में पूर्ण संवैधानिक संशोधन के आधार पर संशोधित संविधान के आधार पर किया जा रहा था। लेकिन इन 150 या लगभग 125 वर्षों में परिस्थितियां बहुत अधिक परिवर्तित हो गई थी और अब लगभग 50 वर्षों से संविधान में अनेक प्रावधानों पर पुनर्विचार की आवश्यकता समझी जा रही है। अतः 20वीं सदी के अंतिम दशक के प्रारंभ में इस बात को भी समझ लिया था कि 1848 में निर्मित संविधान के पुनः पूर्ण या आंशिक संशोधन से कार्य सिद्धि नहीं होगी और अब तो एक नया संविधान ही निर्मित करना होगा।
इस तरह से हम देखते हैं कि स्विस कॉन्स्टिट्यूशन का एक संवैधानिक विकास इस तरह से हुआ। और तत्पश्चात हम देखेंगे कि स्विट्ज़रलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, कि हम इसकी स्टडी क्यों करते हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ स्विस कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। इसके अंतर्गत हमने देखा कि लगभग 50 लाख जनसंख्या और 16,000 वर्ग मील भूमि का देश स्विट्जरलैंड विश्व के सबसे छोटे स्वतंत्र राज्यों में से एक है, लेकिन अपनी विशिष्ट राजनीतिक संस्थाओं के कारण स्विस कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत अधिक महत्व है। अतः इसके संवैधानिक महत्व को हम निम्न रूपों में समझते हैं। नंबर 1, ओल्डेस्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड मीन्स विश्व का सर्वाधिक प्राचीन गणतंत्र। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड विश्व का सर्वाधिक प्राचीन गणतंत्रीय राज्य है और 1948 के संविधान द्वारा स्विट्जरलैंड में गणतंत्र की स्थापना हुई और उस समय वह आधुनिक विश्व का अकेला गणतंत्र था। और सन 1848 के पूर्व भी स्विट्जरलैंड में इस प्रकार का राजतंत्र नहीं रहा जिस प्रकार का राजतंत्र इंग्लैंड, फ्रांस या सोवियत रशिया में था। सेकेंडली हम देखते हैं कि ये बेस्ट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, जिसे हम प्रजातंत्र का आदर्श प्रतीक कहते हैं। अतः स्विस राजनीतिक व्यवस्था को महत्व प्रदान करने का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है प्रजातांत्रिक लक्षण। आधुनिक युग में स्विट्जरलैंड उसी प्रकार से प्रजातंत्र का प्रतीक है जिस प्रकार प्राचीन विश्व में एथेंस था। और स्विस प्रजातंत्र के नागरिकों को राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने की जितनी सीमा तक शक्ति प्रदान की गई उतनी सीमा तक अन्य किसी लोकतंत्र को प्रदान नहीं की गई। थर्डली हम इसके अंतर्गत देखते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। विविधता में एकता का कंसेप्ट इसके अंतर्गत होता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में विविधता के बीच एकता का भी एक आदर्श उदाहरण उपस्थित किया है कि स्विट्जरलैंड में भाषा, धर्म और संस्कृति में भेद पाए जाते हैं, लेकिन इन भेदों के बावजूद भी राष्ट्रीय एकता की भावना बहुत अधिक वहाँ पे प्रबल है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में लगभग 74% लोग जर्मन, 20% फ्रेंच, 5% इटालियन और 1% रोमन भाषा भाषी है। इसलिए इस भाषा संबंधी विविधता का हल इन सभी भाषाओं की राजभाषा का स्तर प्रदान कर निकाल दिया गया। और इसी प्रकार वहाँ 58% लोग प्रोटेस्टेंट और 40% रोमन कैथोलिक, 1% यहूदी और 1% अन्य है। इसलिए स्विट्जरलैंड की विविधता में ये एकता भारत जैसे राज्यों के लिए तो उदाहरण है, लेकिन सुदूर भविष्य में एक विश्व राज्य की स्थापना के लिए भी यह आदर्श बन सकती है। फोर्थली हमने देखा इसके अंतर्गत परमानेंट न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट है, जिसे हम स्थायी तटस्थता कहते हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से भी स्विट्जरलैंड की राजनीतिक व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। और वर्तमान समय में जबकि विश्व के विभिन्न राज्यों एक दूसरे का विरोध करने में संलग्न है, स्विट्जरलैंड ने स्थायी तटस्थता को अपनाकर अशांति के समुद्र में बसने वाले सुखी द्वीप की स्थिति प्राप्त कर ली है। और सर्वप्रथम 1850 की वियना कांग्रेस द्वारा स्विट्जरलैंड का स्थायी तटस्थता को मान्यता प्रदान की गई। इस संबंध में हमारे द्वारा भारत की तटस्थता और स्विट्जरलैंड की तटस्थता में अंतर कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय तटस्थता का तात्पर्य है शीटूट के दो पक्षों में तटस्थता से। इसे सही अर्थों में पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट कहा जाना चाहिए, लेकिन आधुनिक विश्व के अन्य तथाकथित तटस्थ राज्यों की स्थिति भी यही है। लेकिन स्विट्जरलैंड अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अर्थों में तटस्थ है और उसे विश्व के विभिन्न राज्यों में विवादों से कुछ भी लेना देना नहीं होता। और अपनी इसी तटस्थता के कारण स्विट्जरलैंड को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत अधिक सम्मान प्राप्त है। एंड फिफ्थली हमने इसके अंतर देखा प्लूरल एग्जीक्यूटिव का कॉन्सेप्ट है, बहुल कार्यपालिका है स्विट्जरलैंड के अंतर्गत। सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि कार्यपालिका का संगठन एकल होना चाहिए, जिससे उसके द्वारा शासन व्यवस्था का संचालन कुशलता के साथ किया जा सके। भारत, ब्रिटेन और अमेरिका में एकल कार्यपालिका है, लेकिन स्विट्जरलैंड के अंतर्गत 7 सदस्यों की बहुल कार्यपालिका को अपनाया गया है। और यह कार्यपालिका न तो पूर्ण अंशों में संस्थात्मक है और न ही अध्यक्षात्मक, बल्कि इन दोनों के ही गुणों को ग्रहण करते हुए विश्व के सम्मुख एक नवीन उदाहरण इन्होंने उपस्थित किया है। इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन
अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जापानी कॉन्स्टिट्यूशन, उसी तरह से स्विट्ज़रलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन का भी अपना एक इतिहास रहा है और उसी इतिहास के आधार पे इसकी एक महत्ता बनी हुई है। तो आज के वीडियो में हमने इसका बैकग्राउंड समझा। नेक्स्ट वीडियो में इसके फीचर्स के बारे में समझेंगे। धन्यवाद।